हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरपी edu फॉर यू चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रयोगात्मक मौखिकी या प्रैक्टिकल वाइवा के बारे में जानेंगे। प्रयोगात्मक मौखिकी प्रयोगात्मक परीक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यह प्रयोगात्मक परीक्षा के सभी अंकों को प्रभावित करती है। इसका कोई निर्धारित सिलेबस नहीं होता है, जिसके कारण प्रयोगात्मक परीक्षक आपसे पूरे सैद्धांतिक और पूरे प्रायोगिक में से कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन प्रयोगात्मक मौखिकी को तैयार करने का एक बहुत आसान तरीका होता है, और वह तरीका होता है चार्ट पेपर पर एक चित्र बनाना। तो इसके लिए आप एक चार्ट पेपर लेते हैं और उस पर एक नामांकित चित्र बनाते हैं और उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो जब आप प्रयोगात्मक मौखिकी के समय उस चार्ट को लेकर प्रयोगात्मक परीक्षक के सामने जाते हैं, तो ज़्यादा संभावना यह रहती है कि एग्जामिनर आपके चार्ट पेपर को देखता है और वह उस पर बने चित्र से ही प्रश्न करता है। और जब वह उससे प्रश्न करेगा, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से तैयार किए रहेंगे, तो आप उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे अच्छे से और आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट पेपर होता है उस पर हम क्या बनाएं, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक सिलेक्ट किया हूँ, जिसमें बहुत आसान टॉपिक भी हैं और कठिन टॉपिक भी हैं। तो अगर आप चार्ट पेपर पर आसान चित्र बनाते हैं तो आपको उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार करना बहुत आसान होता है और उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है जिसको हम चार्ट पेपर पर बना सकते हैं, जैसे जो हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उससे टॉपिक है क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस का चित्र, विषम रैसिकता का चित्र, एकक कोष्ठिका का चित्र, साटकी दोष का चित्र या फ्रैंकल दोष का चित्र। तो इस पर जो प्रश्न बनते हैं वह बहुत कम होते हैं और जिनको आप तैयार करके बहुत आसानी से उनका उत्तर परीक्षक को दे सकते हैं। तो इन चित्रों में से कोई एक चित्र अगर आप बनाते हैं चार्ट पेपर पर, तो इसको आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो चैप्टर है विलयन, उससे एक प्रयोग होता है परासरण दाब ज्ञात करने का, और इसमें जो विधि होती है वह होती है बर्कले हार्टले विधि। तो बर्कले हार्टले विधि का चित्र जो होता है यह लगभग सभी किताबों में बना होता है। इसको भी बनाकर आप चार्ट पेपर को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर और भी आसान अगर आप टॉपिक चुनना चाह रहे हैं तो इसमें टॉपिक है जैसे मिशेल का बनना, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, अपोहन, विद्युत कण संचलन। यह जो टॉपिक है ये बहुत आसान टॉपिक है। जैसे आप लोग जानते होंगे, इन पर जो सैद्धांतिक परीक्षा होती है उस पर टिप्पणी पूछी जाती है। इस पर बहुत बड़े या बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जिसके कारण आप इन टॉपिकों पर चित्र बनाकर आप बहुत अच्छे से मौखिकी को तैयार कर सकते हैं। जैसे मिशेल, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, अपोहन, विद्युत कण संचलन, इनमें से कोई चित्र आप चार्ट पेपर पर बनाकर उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो प्रयोगात्मक मौखिकी आपकी तैयार हो जाएगी। इससे भी अगर आसान आप बनाना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड के बारे में आप जानते हैं कि एक बीकर लेंगे, उसमें एक धातु का छड़ डुबोएंगे और उसमें उस धातु के लवण का एक विलयन बना लेंगे, बस इलेक्ट्रोड बन गया। इसके बारे में बहुत अधिक प्रश्न नहीं बन पाते हैं। और दूसरा टॉपिक है जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना या गैल्वेनिक सेल बनाना। तो ये सब आप चित्र बनाएंगे तो इस पर बहुत अधिक प्रश्न नहीं बनते हैं, इसको बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे यह करते हैं कि यौगिकों के निर्माण की विधि बना लेते हैं और उसमें इतने रिएक्शन आते हैं कि वह उसको तैयार ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जब वह प्रयोगात्मक परीक्षक के सामने उस चार्ट पेपर को लेकर जाते हैं तो उससे जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर वह नहीं दे पाते हैं, जिसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो यह जो विधि है, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और इनको आप तैयार कर ले रहे हैं तभी इस चार्ट को बनाएं, नहीं तो जो ऊपर चार्ट बताए गए उसको आप बनाएंगे तो उसके बारे में बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे यौगिकों के निर्माण की विधि में जैसे अमोनिया का निर्माण होता है, प्रयोगशाला विधि होती है, और फिर औद्योगिक विधि है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण है, इसकी भी प्रयोगशाला विधि है। औद्योगिक विधि है, डाई ऑक्सीजन का है, ओजोन का है, सल्फर डाइऑक्साइड का है, क्लोरीन का है, क्लोरोफार्म है, एल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर है एनिलीन, एथिलेमीन। तो यह जब जो सब यौगिकों के बनाने की विधियां होती है, इनकी प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि, दो तरह की विधियां होती हैं। इसके बारे में आपकी किताब में चित्र बना होता है, इसको देखकर आप बना सकते हैं। आगे इसमें है जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज की संरचना। ग्लूकोज या फ्रक्टोज की जो संरचना होती है इसको भी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। डीएनए की संरचना या प्रोटीन की संरचना, इन पर भी आप चित्र बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आसानी से मौखिकी को तैयार करना चाह रहे हैं तो ये जो ऊपर बताए गए टॉपिक हैं इन पर चित्र बना के तैयार करना बहुत आसान होता है। या नीचे वाले जो टॉपिक हैं ये काफ़ी कठिन होते हैं, इनको आप आसानी से तैयार नहीं कर पाते हैं। चित्र तो बना लेते हैं लेकिन इसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में आप तैयार नहीं कर पाते हैं। आगे यह जो मौखिकी होती है, जो चार्ट पेपर होता है, उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह तो अपनी जगह है। चार्ट पेपर को आप बनाएंगे और उससे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन कुछ प्रश्न और भी आपको जानने चाहिए, जैसे अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण से आप क्या समझते हो। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर है किसी अकार्बनिक लवण में अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों की पहचान करना गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है।
तो अब यहाँ पर एक शब्द आता है मूलक, और मूलक के बारे में पूछा जाता है कि मूलक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को मूलक कहते हैं। यानी जो आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा उसी को हम लोग मूलक कहते हैं, और मूलक को अंग्रेजी में रेडिकल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है Cl- यानी क्लोराइड मूलक, Br- यानी ब्रोमाइड मूलक, NH4+ यानी अमोनियम मूलक, Pb2+ यानी लेड मूलक, और Ba2+ यानी बेरियम मूलक। तो इस तरह से जो मूलक होते हैं वह या तो परमाणु हो सकते हैं और या तो परमाणुओं का समूह हो सकते हैं, लेकिन इन पर आवेश जरूर रहेगा। अब यह जो मूलक होते हैं इसके बारे में प्रश्न बनता है कि मूलक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है मूलक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलक। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अम्लीय मूलक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलक ऋणावेशित होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है Cl-, Br-, CH3COO-, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, एसीटेट मूलक। तो इस तरह से यह सब अम्लीय मूलक हैं क्योंकि इन पर ऋणावेश है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जैसे यह लवण है और इस लवण में 2 भाग हैं, एक NH4+ और दूसरा Cl-। तो इसमें यह जो Cl- है यह अम्लीय मूलक है क्योंकि यह यहाँ से प्राप्त हुआ यानी अम्ल से प्राप्त हुआ है। जबकि NH4+ जो है वो क्षारीय मूलक कहा जाता है क्योंकि NH4+ जो है वह क्षार से प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा दी जाती है कि जो अम्लीय मूलक होते हैं वह सब ऋणावेशित होते हैं और वह सब अम्ल से प्राप्त होते हैं। यानी लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होगा उसे अम्लीय मूलक कहेंगे, और जो क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। तो वही परिभाषा यहाँ पर दी गई है। जैसे क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा लवण का वह भाग जो क्षार से प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। क्षारीय मूलक धनावेशित होते हैं, यानी जितने क्षारीय मूलक होते हैं वह सब धनावेशित होते हैं। जैसे NH4+ यानी अमोनियम, Pb2+ यानी लेड, Ba2+ यानी बेरियम। तो यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। जैसे यह Cl अम्ल होता है और NH4 क्षार होता है, और इनको मिलाने से जो लवण बनता है वह है NH4Cl। तो अब NH4Cl में जो NH4+ होता है यह क्षार से प्राप्त होता है, जिसके कारण इसको क्षारीय मूलक कहा जाता है। अब इसमें आगे प्रश्न दिया गया है किसी ऐसे क्षारीय मूलक का नाम बताइए जो धातु नहीं है। तो सामान्यतः होता क्या है कि जो क्षारीय मूलक होते हैं वह सब धातुएं होती हैं, लेकिन एक क्षारीय मूलक ऐसा है जो धातु नहीं होता है बल्कि वह अधातुओं से बना होता है, और उसका नाम है अमोनियम क्षारीय मूलक, और इसका संकेत सूत्र होता है NH4+। तो NH4+ यानी अमोनियम जो क्षारीय मूलक होता है यह अधातुओं से मिलकर बना होता है। बाकी जितने क्षारीय मूलक हैं वह सब धात्विक होते हैं। आगे इसमें प्रश्न है क्षारीय मूलकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर है क्षारीय मूलकों को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, और यह वर्ग होते हैं 0 से लेकर 6ठम समूह तक। आगे प्रश्न है वह कौन सा क्षारीय मूलक है जिसे 2 समूहों में रखा गया है। तो इसका उत्तर है Pb2+ यानी लेड क्षारीय मूलक। यह जो Pb2+ क्षारीय मूलक होता है इसको प्रथम समूह में रखा गया है क्योंकि प्रथम समूह के समूह अभिकर्मक के साथ यह लेड क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, और इसको द्वितीय समूह में भी रखा गया है क्योंकि द्वितीय समूह के अभिकर्मक के साथ यह लेड सल्फाइड के रूप में भी अवक्षेपित हो जाता है। और कोई ऐसा क्षारीय मूलक नहीं है जिसको 2 समूहों में रखा गया हो। तो इसलिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण है कि Pb2+ ऐसा क्षारीय मूलक है जो प्रथम समूह और द्वितीय समूह दोनों में रखा गया है। अब यहाँ पर प्रश्न है समूह अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है वह अभिकर्मक जिसके डालने पर उस समूह के सभी क्षारीय मूलक अवक्षेपित हो जाते हैं समूह अभिकर्मक कहलाते हैं। यानी समूह अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है जिसके डालने पर उस समूह में पाए जाने वाले सभी क्षारीय मूलक अवक्षेपित हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है लास्ट में क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कार्बनिक यौगिकों का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक में पाया जाने वाला वह भाग जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करेगा उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इस तरह से जो प्रयोगात्मक मौखिकी होती है उसको आप तैयार कर सकते हैं। सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर मान लीजिए आप जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रयोगात्मक परीक्षक द्वारा उसको नहीं बता पाते हैं, और आप कोई ऐसा टॉपिक याद किए रहते हैं जिसके बारे में अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसके बारे में आप उत्तर दे सकते हो, ऐसा आपको लग रहा हो तो तुरंत आपको प्रयोगात्मक परीक्षक से कहना चाहिए कि सर मैं इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इस टॉपिक से अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं इसको बता सकता हूँ। तो उस टॉपिक को आप जब प्रयोगात्मक परीक्षक को बताते हैं तो प्रयोगात्मक परीक्षक उस टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछेगा, लेकिन अगर आप उससे
उसे भी नहीं बता पाते हैं तब और गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक को आपने पसंद किया है और आपको उसी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो इसलिए बैकअप में आप एक ऐसा टॉपिक तैयार रखें जिसके बारे में अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकें, और जब आप मौखिकी के समय प्रयोगात्मक परीक्षा के सामने जाएं, वहां पर जो प्रश्न पूछे जाएं उसको जब आप नहीं बता पाएं तो आप उस टॉपिक को वहां पर पेश कर दें और पेश करने के बाद कहें कि आप इससे प्रश्न पूछिए, इससे मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो उससे अगर प्रश्न पूछेंगे और आप बताते जाएंगे तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि इन सब टॉपिकों के अलावा एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए कि अगर मुझसे जो प्रश्न पूछा जाएगा मैं उससे नहीं बता पाऊंगा तो मैं इस टॉपिक को तैयार कर ले रहा हूं और इसी टॉपिक को उनको बताना शुरू करूंगा। तो इस तरह से प्रयोगात्मक मौखिकी को आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। प्रयोगात्मक मौखिकी का मेरा एक और वीडियो है आयतन मिति विश्लेषण से संबंधित, उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी प्रयोगात्मक मौखिकी में प्रयोगात्मक परीक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।